नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जलवायु परिवर्तन से निपटने पर आधारित विश्व बैंक के कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक व्यवहार परिवर्तन है, जिसकी शुरुआत हर घर से होनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का मुकाबला सिर्फ कॉन्फ्रेंस रूम की टेबल से नहीं किया जा सकता, इसे हर घर में खाने की टेबल पर लड़ना होगा। जब कोई विचार चर्चा टेबल से खाने की टेबल पर जाता है तो यह एक जन आंदोलन बन जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत कुछ किया है। यहाँ तक कि लोग भारत के कई हिस्सों में लिंगानुपात में सुधार के प्रयास भी कर रहे हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर समुद्र तटों के पिछले भाग या सड़कों पर स्वच्छता अभियान चलाया। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन भेजा है। आज बीजेपी नेता प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आप नेताओं से सवाल पूछा है कि दिल्ली लिकर स्कैम के आरोपी से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बात क्यों की। उन्होंने कहा कि इस मामले में अब एक एक कर तार जुड़ रहे हैं। भाटिया ने कहा कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की तरह हथकड़ी अरविंद केजरीवाल के करीब है। दिल्ली शराब घोटाले के डिजिटल सबूत हमारे पास है। जांच एजेंसियां नियम अनुसार और सबूतों के आधार पर काम कर रही हैं। भाटिया ने कहा कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया, जाहिर तौर पर डर से कांपने लगे हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि केजरीवाल शराब घोटाले के सरगना है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है। आज यहाँ उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी ने 2018 में कोर्ट से लिखित रूप में माफी मांगी थी। जो आज कहते हैं कि गांधी माफी नहीं मांगते, उस समय उन्होंने मांगी थी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी ने तो माफी मांगी ही थी, पंडित नेहरू ने भी नाभा जेल में रहते हुए माफी मांगी थी, तब जाकर वे तड़ीपार से बाहर निकल पाए थे। गुजरात की राजनीति में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आप के 6 पार्षदों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में ये 6 पार्षद भाजपा में शामिल हुए हैं। जिन पार्षदों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, उनमें स्वाति क्यादा, निराली पटेल, धर्मेंद्र बावलिया, अशोक धामी, किरण खुखानी और घनश्याम मकवाना शामिल हैं। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, फिर भी यहाँ शराब के अवैध कारोबार पर सरकार नकेल कसने में नाकाम साबित हो रही है। एक बार फिर यहाँ जहरीली शराब पीने से कई लोगों के मरने की खबर सामने आई है। मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत की खबर आई है और 50 से अधिक लोग गंभीर रूप से बीमार हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि पिछले वर्ष सारण और छपरा समेत कुछ स्थानों पर जहरीली शराब पीने से 100 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। भारत में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 10,753 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या 53,720 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 27 मौतें हुई हैं। इसी के साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को सावधानी बरतने के लिए भी कहा है। माफिया अतीक पर एसटीएफ और पुलिस के बाद अब एटीएस का भी शिकंजा कसता नजर आ रहा है। एटीएस की टीम ने शुक्रवार को उसके आतंकी संगठनों और आईएसआई से संबंधों को लेकर लंबी पूछताछ की। एटीएस अतीक के खिलाफ यूएपीए के तहत जल्द केस दर्ज कर सकता है। दरअसल उमेश पाल की हत्या के मुकदमे में विवेचक को दिए बयान में अतीक अहमद ने उसके संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई व आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से होने की बात स्वीकार की थी। इसके बाद से एटीएस व अन्य खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो लगातार ड्रोन के जरिए हथियार और नशीले पदार्थ भेजने की कोशिश कर रहा है। आज भी सीमा पार से आए पंजाब के गांव मुलाकोट में ड्रोन ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की, जिसे बीएसएफ के जवानों ने सीमा पर ही मार गिराया। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि बीएसएफ के जवानों ने करीब 3.2 किलो हेरोइन के 3 पैकेट बरामद किए और मामले में आगे की जांच जारी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपए के शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के विधायक जीवन कृष्ण साहा के घर पर छापेमारी की। शुक्रवार को शुरू हुई छापेमारी आज भी जारी है। बताया जा रहा है कि इस दौरान विधायक ने अपना मोबाइल फोन तालाब में फेंक दिया, जिसे अधिकारी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं छापे में सीबीआई ने शिक्षक भर्ती घोटाले में कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती 2014 में हुआ था। महाराष्ट्र के रायगढ़ के खोपोली इलाके में मुंबई पुणे हाईवे पर आज सुबह एक बस खाई में गिर गई।
इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रायगढ़ एसपी सोमनाथ घारगे ने बताया कि बस पुणे से मुंबई जा रही थी। बस में हादसे के दौरान लगभग 45 यात्री सवार थे। राष्ट्रीय राजधानी के सरकारी स्कूलों के नियमित और अतिथि शिक्षक अब दिल्ली में साक्षरता की अलख जगाएंगे। ये शिक्षक अनपढ़ लोगों को साक्षर करेंगे। केंद्र सरकार की ओर से शुरू किए गए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत ये शिक्षक फिलहाल घर घर जाकर निरक्षर व्यक्तियों का सर्वे कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी के अनुसार इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2027 तक हर व्यक्ति को साक्षर करना है। फिलहाल दिल्ली के 5 जिलों में ये योजना चल रही है, जिसमें पूर्वोत्तर दिल्ली, नई दिल्ली, मध्य दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, दक्षिण पश्चिम ये जिला शामिल है। देश की विदेशी मुद्रा भंडार में 7 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में 6.306 अरब डॉलर की वृद्धि हुई। आरबीआई के ताजा आंकड़ों के अनुसार अब विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 584.755 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। बीते 9 महीने में विदेशी मुद्रा भंडार का यह उच्च स्तर है। आंकड़ों के अनुसार 7 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में एफसीए में 4.74 अरब डॉलर की वृद्धि रही और यह 514.431 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। वर्ष 2023 की मोस्ट अवेटेड तेलुगु फिल्मों में से एक शाकुंतलम सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। शाकुंतलम को ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों से ही पॉजिटिव रिव्यू मिला है। फिल्म की कमाई को लेकर आई रिपोर्ट के अनुसार शाकुंतलम ने रिलीज के पहले दिन यानी शुक्रवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ का कारोबार किया है। इससे अलग यूएस बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने $125,000 की कमाई की है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफएस में कांस्टेबल जीडी भर्ती के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा अब 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी कराई जाएगी। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार अब तक हिंदी इंग्लिश में होने वाली भर्ती परीक्षा अब विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी आयोजित की जाएगी। गृह मंत्रालय के इस निर्णय से लाखों उम्मीदवार अपनी क्षेत्रीय भाषा में परीक्षा में भाग ले सकेंगे। बेंगलुरु की एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी ने स्वदेशी रूप से विकसित की गई NAVIC चिप का शुभारंभ किया है। इसकी सहायता से स्कूल बसों, हथियार प्रणालियों को ट्रैक करने में मदद मिलेगी। यह नागरिक और रक्षा क्षेत्र में भारत की अपनी नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का उपयोग कर सकती है। 12 नैनोमीटर चिप को एक मोबाइल फोन या किसी भी हाथ में रखने वाले डिवाइस से स्थापित किया जा सकता है। बता दें कि IIT खड़गपुर द्वारा विकसित यह चिप छोटे आकार, अधिकतम कम बिजली की आवश्यकता और सॉफ्टवेयर आधारित नियंत्रण वाली चिप है। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा पर जानलेवा हमला हुआ। वाकायामा शहर में जापानी पीएम के भाषण के दौरान एक अज्ञात शख्स ने पाइप जैसी वस्तु फेंक दी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार ये पाइप बम था जो पीएम के पास जाकर गिरा, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। बता दें कि पीएम फुमियो अपना भाषण शुरू करते उससे पहले ही यह हमला हो गया। पुलिस अधिकारियों ने विस्फोट के बाद हमलावर को घटनास्थल से गिरफ्तार कर लिया है। नेपाल के निवेश बोर्ड ने देश में 669 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए भारत के सतलुज जल विद्युत निगम के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की अध्यक्षता में हुई निवेश बोर्ड की 53वीं बैठक में SJVN के 92.68 अरब नेपाली रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नेपाल के निवेश बोर्ड के बयान के अनुसार 900 मेगावाट अरुण 3 और 695 मेगावाट अरुण 4 पनबिजली परियोजना के बाद अरुण नदी पर शुरू की गई यह तीसरी परियोजना है।